नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है कि एनएसजी की स्थापना कब हुई थी। एनएसजी मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना हुई थी सन 1984 में। जी हाँ दोस्तों, सीएपीएफ में जो 6 फोर्सेस है तो एनएसजी उसी का हिस्सा है और सबसे नया फोर्स कौन सा है तो वो एनएसजी है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मानेसर, जो कि हरियाणा में पड़ता है और इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि संसद के कुल कितने अंग हैं। तो संसद के कुल 3 अंग होते हैं। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा और तीसरा अंग होता है इसका राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, संसद में कुल 3 अंग होते हैं, 2 इसके सदन होते हैं। अगर क्वेश्चन है कि संसद में कुल कितने सदन हैं तो आपको बताना है कि 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। अगला आपका क्वेश्चन है कि तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है। तो दोस्तों, चाहे आपका किसी भी राज्य की राजधानी पूछे या फिर उसकी भाषा पूछे या फिर उस राज्य में जिलों की संख्या कितनी है, अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो आप हमारे चैनल पे जाके हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो तेलंगाना राज्य की जो राजधानी है वो है हैदराबाद। अगला आपका क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग की घटना कब घटित हुई, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटित हुई, तो वह है 13 अप्रैल 1919। जी हाँ दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को उस दिन जो है बैसाखी थी जो पंजाब में, और उसी दिन ये घटना घटित हुई थी। जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पे काफी ज्यादा गोलियां चलाई थी जिससे बहुत से लोगों की मौत हो गई थी। अगला आपका क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगा है, यानी कि उत्तर प्रदेश जो राज्य है अपनी सीमा कितने राज्यों से साझा करता है। तो उसका आंसर हो जाएगा 9। जी हाँ दोस्तों, 9 राज्य हैं जिससे उत्तर प्रदेश की सीमा जो है लगी हुई है, जिसमें कि आपका दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और एक इसका सीमा जो है देश के साथ भी लगता है और वह देश है नेपाल। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के साथ भी उत्तर प्रदेश की सीमा लगी हुई है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगी है तो यह 9 राज्यों से लगी है। और वह 9 राज्य कौन-कौन से हैं तो वह 9 राज्य हैं उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और बिहार। जी हाँ दोस्तों, ये 9 राज्य हैं जिससे कि उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। साथ ही साथ नेपाल के साथ भी उत्तर प्रदेश अपना सीमा साझा करता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाता है। तो वायुमंडल की कौन सी परत, तो वायुमंडल की ओजोन परत जो है वह पृथ्वी पर जो अंतरिक्ष से या फिर जो हमारे वायुमंडल से जो पराबैंगनी किरणें आती है, जो जिसे अल्ट्रावायलेट किरण कहा जाता है, अल्ट्रावायलेट रेज कहा जाता है, तो वो जो है ओजोन परत है उसकी रक्षा करती है। ओजोन परत का नुकसान जो है काफ़ी ज़्यादा जो सल्फाइड गैसें निकल रही हैं, जो कि हमारी जो गाड़ी होती है जो कि पेट्रोल से या फिर डीजल से जो चलती हैं, तो उनसे जो धुआँ निकलता है तो उससे ओजोन परत का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अगला आपका क्वेश्चन है कि जननायक की उपाधि किससे प्राप्त है। तो जननायक की उपाधि जो है कर्पूरी ठाकुर को प्राप्त है। जी हाँ दोस्तों, वही कर्पूरी ठाकुर जिन्हें अभी भारत रत्न दिया जा रहा है। और कर्पूरी ठाकुर कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस राज्य से, तो ये बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं। अगर आपके किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन है कि महापुरुषों के उपनाम से कि आदि कवि किसे कहा जाता है, स्वर कोकिला किसे कहा जाता है, महामना किसे कहा जाता है, तो हमारे चैनल पे जाएंगे तो इस वीडियो को आप लोग देखेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन इससे काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी है। तो वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। जी हाँ दोस्तों, वायु में ध्वनि की चाल जो है 332 मीटर प्रति सेकंड है। और अगर क्वेश्चन है कि वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, यानी कि लाइट की स्पीड कितनी होती है, चाहे वायु में कहा जाए या फिर निर्वात में कहा जाए, तो उसकी स्पीड जो होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। जी हाँ दोस्तों, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अगला आपका क्वेश्चन है कि रामेश्वरम नामक जगह भारत के किस राज्य में है। तो दोस्तों, यह भूगोल से आपका क्वेश्चन है और कई बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यह जगह जो है वो किस राज्य में है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो आपका भूगोल जो है क्लियर रहेगा तभी आप ऐसे क्वेश्चन को क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो रामेश्वरम नामक जगह जो है वह भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो भारत का संविधान जो लागू हुआ वो हुआ 26 जनवरी 1950 को। जी हाँ दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो है वह लागू हुआ। और संविधान बनाने में कितना समय लगा, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है कि कितना समय लगा, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन भारत का संविधान बनाने में समय लगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि श्री रामलला की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा कब हुआ। तो देखिए, जो अभी राम मंदिर बना है तो उसमें जो राम लला की जो प्रतिमा यानी कि जो मूर्ति लगी है, तो उसका प्राण प्रतिष्ठा यानी कि मंदिर का विधिवत उद्घाटन कब हुआ, तो वह 22 जनवरी 2024 को। जी हाँ दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को नरेंद्र मोदी ने उसका विधिवत उद्घाटन किया गया। तो राम मंदिर से भी आपके क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अभी ये काफी लेटेस्ट का मुद्दा है, तो इसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है
कि बिनु सतसंग विवेक न होई, कर्म कृपा बिनु सुकलन सोई। जी हाँ दोस्तों, ये एक रामचरितमानस का चौपाई है। अब जो है हिंदी के क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही पूछे जाते हैं। पहले क्या था कि हिंदी के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या है, सूर्य शब्द का समानार्थी शब्द क्या है, सूर्य शब्द का विलोम क्या है, ऐसे क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब विलोम और पर्यायवाची इस तरह से नहीं पूछे जा रहे, अब इसी तरह से चौपाई दे रहा है ताकि आपका व्यक्तित्व का विकास हो और साथ ही साथ आपका जो है हिंदी भी सही रहे। तो बिनु सतसंग विवेक न होई, कर्म कृपा बिनु सुफल न सोई। इसमें सतसंग शब्द का क्या अर्थ है? तो सतसंग शब्द का अर्थ होता है अच्छा विचार, ठीक है, अच्छे विचार वाला। अगला आपका क्वेश्चन है कि एसएसबी का आदर्श वाक्य क्या है? तो एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल का जो है आदर्श वाक्य है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। सेवा, सुरक्षा और ब्रदरहुड भी कहीं-कहीं पे क्वेश्चन आता है। सेवा, सुरक्षा और ब्रदरहुड भी इसका ऑप्शन होता है, तो आप उसे भी सही कर सकते हैं। दोस्तों, सेनाओं के आदर्श वाक्य हमारे चैनल पे जाएँगे तो आपको मिल जाएँगे और आप लोग अपने आदर्श वाक्य और साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इन सबको भी क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पहचान क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पहचान है श्री राम मंदिर। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पहचान श्री राम मंदिर है। अगर पूछ दे क्वेश्चन कि बिहार का राजकीय पहचान क्या है? तो बिहार का राजकीय पहचान है वहाँ की नालंदा विश्वविद्यालय। अगला आपका क्वेश्चन है कि थल सेना का मध्य कमांड कहाँ है? तो दोस्तों देखिए, आपका क्वेश्चन चाहे थल सेना का पूछे या फिर थल सेना का पूछे या फिर जल सेना का पूछे या फिर एयरफोर्स का पूछे कि मध्य कमांड कहाँ है, पूर्वी कमांड कहाँ है, दक्षिण कमांड कहाँ है, तो हमारे चैनल पे जाएंगे तो आपको वीडियो मिलेंगे। इसको आप लोग जो है बिल्कुल रट लीजिएगा, आपके 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि अगर आप चाहे किसी भी सेना चाहे एसएससी जीडी की तैयारी करें या फिर आप नेवी, एयरफोर्स या आर्मी की तैयारी अग्निवीर की करते हैं, तो आपको ये सब जो बेसिक चीज़ है उसको जानकारी होना चाहिए। तो थल सेना का मध्य कमांड जो है लखनऊ में है, ठीक है। और वहीं एयरफोर्स का मध्य कमान कहाँ है? तो एयरफोर्स का मध्य कमान जो है वो प्रयागराज यानी कि उत्तर प्रदेश में ही दोनों का मध्य कमान है। अगला आपका क्वेश्चन है कि बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में कुल 38 जिले हैं, ठीक है, कुल 38 जिले हैं। तो आप जो है हमारे चैनल पे जाएंगे तो आपको क्लियर मिल जाएगा, बिल्कुल सटीक। क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि बहुत से वीडियो में मैंने देखा कि लोग जो गलत जानकारी देते हैं कि जिला की संख्या कितने हैं, वो जिले की संख्या काफ़ी ज़्यादा या फिर काफ़ी कम बता, लेकिन मैंने काफ़ी रिसर्च करके ये बताया है कि हर राज्य में कितने जिले हैं। तो आप लोग जो है इसे क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आपके स्टेट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिहार में कितने जिले हैं? तो 38 है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल जो है आपके 75 जिले हैं। मध्य प्रदेश में कितने हैं? तो मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं। तो इसे देख लीजिएगा। महाभारत का रचयिता कौन है? तो महाभारत का रचयिता है वेद व्यास। दोस्तों, पुस्तक और उनके लेखक से भी 1 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इसे जरूर क्लियर कीजिएगा। आपके एग्जाम में जरूर 1 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला आपका क्वेश्चन है कि एमपी लैड के तहत प्रत्येक सांसद को प्रत्येक साल कितने रुपए मिलते हैं? तो दोस्तों, ये आपका जो है राजनीति विज्ञान से क्वेश्चन है कि एमपी लैड यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट। जी हाँ दोस्तों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट के तहत कितने इनको रुपए प्राप्त होते हैं? यानी कि जो संसद होते हैं, जो सांसद होते हैं, जो संसद में बैठते हैं, तो उनको अपने लोकल एरिया यानी कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए कुल कितने जो है निधि प्राप्त होती है प्रत्येक साल? तो इनको प्रत्येक साल जो है भारत सरकार 5 करोड़ रुपए देती है। यानी कि इनके पूरे कार्यकाल 5 साल के हैं, तो इसमें 25 करोड़ रुपए इन्हें मिलते हैं कि आप अपने क्षेत्र का विकास कराएँगे इस 25 करोड़ रुपए से। यानी कि प्रत्येक वर्ष उनको 5 करोड़ रुपए मिल रहा है, तो 5 करोड़ से वो अपना क्षेत्र का विकास करा सकते हैं। लेकिन ऐसा ये लोग करते ही नहीं हैं। इनका जो फंड है ऐसे ही पड़ा रह जाता है और भारत सरकार वापस ले लेती है। जबकि इनके पास तो 5 करोड़ रुपए कुछ ज़्यादा होने ही नहीं थे। ये तो इतना काम करवा देते कि इनको कमी पड़ जाए, लेकिन इतने ये लोग सेल्फिश होते हैं कि ये काम नहीं करवाते। मैक्सिमम रिपोर्ट देखेंगे तो मैक्सिमम जितने भी सांसद होते हैं, उनका क्या तो 5 करोड़ रुपए वो खर्च ही नहीं कर पाए और भारत सरकार ने वापस ले लिया। जबकि इनको चाहिए कि वो खर्च करें अपने क्षेत्र में जो है शिक्षा का, अपने क्षेत्र में जो है स्वास्थ्य का, सड़क का, लाइट का, इन सब चीज़ों का विकास करना चाहिए। लेकिन चिंता किसको है? अपना उनको कोई दिक्कत नहीं, उनको तो सारी सुविधाएँ भारत सरकार दे रही है। एम्स में उनको इलाज हो रहा है, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। गरीबों को कौन सोचता है? अगला आपका क्वेश्चन है कि महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो है अयोध्या में। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में अभी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, तो वो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जहाँ पे जो है इंटरनेशनल फ्लाइट भी जो है अब लैंड करने लगी हैं और वहाँ से जो है पूरे विश्व से अयोध्या की कनेक्टिविटी बढ़ गई है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत की न्याय व्यवस्था वकीलों के लिए स्वर्ग है, यह किसका कथन है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन यह कथन है कि भारत की न्याय व्यवस्था जो है वकीलों के लिए स्वर्ग है। वाक़ई में दोस्तों, वकीलों के लिए स्वर्ग है। जो इसमें फँस जाता है, जो व्यक्ति, एक तो पैसा लगता है, समय का समय बर्बाद होता है और साथ ही साथ उसको जो समझ में कुछ नहीं आता कि क्या हो रहा है। बस वकील जो है इधर से उधर, उधर से उधर जो है केस को उठाते रहते हैं और वह जो है उसी में तारीख पे तारीख लगती रहती है। तो भारत की न्याय व्यवस्था दुनिया की सबसे कचड़ा न्याय व्यवस्था है, क्योंकि भारत का संविधान भी दुनिया का सबसे कहिए तो कचड़ा है। क्योंकि जब तक 75 साल में हमारा संविधान ना हमें न्याय दिला पा रहा है, ना हमें शिक्षा दिला पा रहा है, ना हमें स्वास्थ्य सही से मिल रहा है, ना हमें रोज़गार सही से मिल रहा है, तो ऐसा कचड़ा जो है संविधान लेने से कुछ फ़ायदा नहीं है।
कुछ उससे फ़ायदा नहीं है, केवल फ़ायदा हुआ है मुट्ठी भर लोगों को और अमीरों को। तो ये जो कथन है वो किसका है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के। अगला आपका क्वेश्चन है जो कि भूगोल से है कि 2 अक्षांशों की मध्य दूरी कुल कितनी होती है? तो देखिए 2 अक्षांश, ठीक है? अक्षांश और देशांतर अलग-अलग होते हैं। अक्षांश जो है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हैं, जबकि आपके जो देशांतर होते हैं वो पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं। तो जो उत्तर से दक्षिण तरफ जो रेखा जाती है, यानी कि विषुवत रेखा से उस पार और विषुवत रेखा से इस पार जो रेखा होती है उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। तो अक्षांश रेखा की मध्य दूरी कुल 111 किलोमीटर होती है, ठीक है? अगर अक्षांश रेखा चाहे आप कहीं से भी नापें, उनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। तो ये आपका भूगोल से क्वेश्चन है। आप लोग अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा और समय जो इससे रिलेटेड है, जलवायु, ये सब देख लीजिएगा क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर आएँगे। अगला आपका क्वेश्चन है कि किस रसायन के कारण नींबू से खून गिरने लगता है? तो ये आपका रसायन विज्ञान से क्वेश्चन है और ये समझिए कि एक अंधविश्वास से भी रिलेटेड क्वेश्चन है कि रसायन यानी कि जो नींबू में जो साइट्रिक एसिड होती है, तो अगर मिथाइल आयन के साथ उसका जो है क्रिया कराई जाती है तो उसमें खून निकलने लगता है, यानी कि खून जैसा लाल जो है लिक्विड निकलने लगता है। लोग और वहीं जो है ठगने वाले लोग कहते हैं देखिए इसमें से खून निकल रहा है, आपके घर में जो है प्रेत बाधा है, भूत प्रेत है, इस तरह से डराते हैं, लोगों को ठगते हैं। तो अगर आप भी चाकू पे मिथाइल आयन लगा लें और वो उससे नींबू काटेंगे तो नींबू का जो रस है वो लाल हो जाएगा, यानी खून की तरह वो लाल हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि सीआईएसएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? यानी कि सीआईएसएफ जो होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। जो दोस्तों नई दिल्ली में मैक्सिमम जितने भी संस्थान हैं या फिर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सारे के सारे हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। जबकि आपके जो 6 सीआरपीएफ की जो सेनाएँ हैं उनका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो 5 का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, जबकि एनएसजी का हेडक्वार्टर जो मैंने पहले भी आपको बताया कि वह कहाँ पे है, तो वह मानेसर में है। तो हेडक्वार्टर जो है और इसके आदर्श वाक्य आप लोग इसे ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों आपके पूरे क्वेश्चन पूरे हो गए और ये आपको कमेंट में बताना है कि वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक कौन है, यानी कि सीमा सुरक्षा बल के डीजी कौन है? तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।